अभी भी जो सीज़ फायर हो रहा है और उसमें भी क्योंकि कंडीशनैलिटीज़ मीट नहीं हो रही हैं, तो ये भी अक्सर देखा जाता है कि अगर आपको अपना काम भी निकलवाना है और आपको वॉर एंड भी नहीं करनी है या फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड भी नहीं करना है, तो आप कोई बहाना ढूँढ लीजिए। अरे! ये हुआ इस वजह से नहीं। पक्का है, क्योंकि वो तो इज़राइल की पॉलिटिक्स, अंदरूनी पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि पावर में रहना है तो कैसे रहना है। अलायंस में जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, उनका साथ रखना है तो कैसे रखना है। तो वो तो क्लियर है, सबको मालूम है, कोई किसी से कोई बात छुपी थोड़ी है आज। ये भी एक बात है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जो इस तरह का वॉर्स वेस्टर्न स्टेट सिस्टम ने वो किया है। इराक में ये हुआ है ना, गल्फ वॉर उसका पहला, फिर इराक का वॉर 9/11 के बाद, और हर वॉर में स्टेट सिस्टम ने एक डीप स्टेट का आयाम बरकरार किया, बढ़ाया। छुपी चीजें थी, छुप कर की, ग्वांटानामो बे और बस सारी चीजें, उसको विसिल ब्लोअर्स, जूलियन असांज जैसे लोग, विसिल ब्लोअर्स जैसे लोगों ने उजागर किया, जिसने एक अलग तरह का स्टेट वायलेंस, मीडिया के खिलाफ स्टेट वायलेंस, ट्रूथ के खिलाफ स्टेट वायलेंस दिखाया, जो असांज के खिलाफ हुआ, वगैरह वगैरह। ये एक नया पड़ाव है, एक नया पैराडाइम है, जहां हम अगर सोचें कि इसराइल ने जो फिलिस्तीन में किया है 7 अक्टूबर के बाद, उसमें जूलियन असांज जैसा कोई आ भी जाए तो वो नया क्या बताएगा। ऑलरेडी सब कुछ पब्लिक में है। हाँ, ये एक नया पैराडाइम है। इराक में ऐसी चीजें की, लेकिन फिर भी कुछ छुप कर करने की कोशिश की, जो फिर विसिल ब्लोअर्स ने उजागर किया। वो भी मीडिया सोसाइटी का काउंटर एक्शन है ना। क्या इसकी वजह ये भी है कि जब व्हिसल ब्लो हुए और क्योंकि व्हिसल ब्लोअर को फिर अल्टीमेटली रेफ्यूजी बनना पड़ा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी क्योंकि इस मीडिया सोसाइटी ने नॉर्मलाइज किया, तो लोगों के दिमाग में आया कि ये तो आम है, डीप स्टेट तो होता ही है, अगर डीप स्टेट नहीं होगा तो स्टेट चलेगा कैसे। कि अब इसराइल ने वो किया कि डीप स्टेट और सरफेस स्टेट का फर्क ही खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, करीब क्योंकि लोग करीब। ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर चुके क्या थे ना। बताएगा कोई विसिल ब्लोअर आज, जी जिससे हमें लगेगा अरे अंदर ये चल रहा था, जी अंदर जो चल रहा था वही तो बाहर हो रहा है। ये स्लेवॉय ज़िज़ेक वगैरह इन चीज़ों पे लिखते रहते हैं कि ये जो एक तरह का अंदर और बाहर का जो एक क्लासिक, ये भी एक मेटाफिजिक्स है ना, कि अपीयरेंस और एसेंस का अंतर, इसका कोलैप्स होना, इसका एक दूसरे में एक तरह से एकाकार हो जाना। इसका क्या इम्पैक्ट लगता है आपको हाँ, होगा? इसका ये एक तरह का एक पॉलिटिकल थिंकर हैं रॉबर्ट माइस्टर, उन्होंने एक किताब लिखी है, ये 7 अक्टूबर से बहुत पहले की किताब है, लेकिन क्रिटिक ऑफ इजरायली स्टेट का पूरा और पूरा वो हिस्ट्री, वेस्टर्न हिस्ट्री, वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। आफ्टर ईवल बुक का नाम है, आफ्टर ईवल। हाँ, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स, HRD। तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि हॉलोकॉस्ट जैसी चीज़ जब होती है तो हम ये ना समझें कि हॉलोकॉस्ट जैसी चीज़ को भी सिर्फ उसको प्योर कोमेमोरेशन या मेमोरलाइजेशन होता है कि ऐसी चीज़ को हम याद रखें और कभी दूसरी बार ना हो। ऐसे नहीं होता। स्टेट सिस्टम उसका भी इस्तेमाल करती है अपने बेनिफिट के लिए। तो हॉलोकॉस्ट के बेनिफिशियरीज कौन है? हॉलोकॉस्ट की रियलिटी से का कोई मतलब, उससे कोई डिबेट नहीं है। वो रियलिटी सिंगुलर रियलिटी अपने समय की, लेकिन सिंगुलर रियलिटी को भी जनरलाइज किया जाता है, सिस्टम्स जनरलाइज करती हैं, फायदा लेती हैं। तो एक नया एनालिसिस माइस्टर ने शुरू किया कि ये एनालिसिस बेनिफिशियरी ऑफ हॉलोकॉस्ट, तो वेस्ट एक तरह का बेनिफिशियरी, जर्मनी और अमेरिका के बीच, इस बेनिफिशियरी के बीच दो बेनिफिशियरीज का आपस का एक अजीब रिश्ता। दो स्टेट हैं बेसिकली इसराइल के अलावा जो इस तरह की चीज में पूरा एक रोल प्ले कर रही हैं। एक है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी। यूर्गन हाबरमास जैसा बिल्कुल खुलकर वो भी हाँ, थियोरेटिशियन भी, हाँ, हाँ। जिसका एक बड़ा हालांकि कंट्रीब्यूशन था। हालांकि यूर्गन हाबरमास अब किसी को याद नहीं है, इस वजह से याद आ रहे हैं, तो ये यूर्गन हाबरमास की बहुत बड़ी बदकिस्मती जी है ना, मुझे ये कहना पड़ेगा, जिनको इतना पढ़ा है हमने इस टाइम पर। हम्म। तो ये बहुत अजीब सा इंटरेस्टिंग एक पूरा लॉजिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री और वेस्टर्न हिस्ट्री का, कि हॉलोकॉस्ट को भी बेनिफिट में तब्दील करना है, और हर बेनिफिट एक तरह का, हम ये कहते हैं ना, भाषा का खेल है कि एंजॉयिंग अ बेनिफिट, हॉलोकॉस्ट का एंजॉयमेंट। कि इसराइल ने एज अ स्टेट अपने खिलाफ जो हिस्टोरिकल वायलेंस हुआ है
उसको एक गिल्ट या उसको पावर को प्ले करके किस तरह से उस गिल्ट को, वेस्टर्न गिल्ट को अपने लिए एंजॉयमेंट बनाया है। और फेवरेबल बना है, और ये भी देखिए, ये इजराइल का मोनोपोली नहीं है। जबकि वो खुद वायलेंस कर रहा है वही सेम फॉर्म में। हर देखिए, जिसके साथ बुरा हुआ है, कॉलोनाइजेशन और अलग तरह के वायलेंस हुए हैं, आज होता है ना, इंडिया में भी है पोस्ट कॉलोनियल रेपरेशन। अफ्रीका में है, इंडिया में है। इंडिया में तो कम है, अफ्रीका में ज़्यादा है कि रेपरेशन दो। तो इस चीज़ में कोई इस चीज़ से शर्माने और कतराने की ज़रूरत नहीं है, कि हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं कहने में कि हर रेपरेशन में एक एंजॉयमेंट होता है कि पहले आपने हमारे खिलाफ किया, तो चलिए अब हम आप से कुछ मजा लेते हैं। हाँ, वो सिर्फ पैसों का रेपरेशन नहीं है, लैंड का रेपरेशन नहीं है। वो बेसिकली आप जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, अब हम आप थोड़ा उसकी तरफ करके हम नजरअंदाज आपसे कर मजा दीजिए। नहीं, वो होता है, वो उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन ये बहुत नाजुक चीज है। ये एंजॉयमेंट एक दहलीज से आगे निकल जाए तो वो एक तरह से एक्सट्रीम ऑब्सीन वायलेंस बन जाता है। इजराइल उसकी मिसाल है। तो माइश्तर ने एक टर्म यूज किया जो मुझे बहुत सही लगती है, और 7 अक्टूबर के बाद जो हो रहा है वो बिल्कुल उसको उसकी नुमाइश है। माइश्तर ने कहा इजराइल इज अ काइंड ऑफ लेबोरेटरी ऑफ वायलेंस, कि स्टेट सिस्टम पूरा वायलेंस पे खड़ा है, लेजिटिमेट वायलेंस पे खड़ा है। एक स्टेट चाहिए जहां उस वायलेंस को फिजिकली कितना किस हद तक जा सकते हैं, इसको टेस्ट करना। इजराइल वो स्टेट है, वो स्टेट। वो सिर्फ कल्चरल फ्रंटियर नहीं है वेस्ट और ईस्ट के बीच। तो ये लेबोरेटरी स्टेट का आइडिया बहुत बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन बहुत रियल है कि एक लेबोरेटरी स्टेट हो जो खुलकर कर सकता है जो दूसरे स्टेट खुलकर नहीं कर सकते। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से अमेरिका को लेबोरेटरी स्टेट बना रहा है आज। ये इंटरेस्टिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का इंतजार नहीं कर रहा है। इसराइल जो कर रहा है वो तो खैर डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ पूरी तरह से उसको लगा हुआ है, लेकिन वो एक तरह से अब अमेरिका को ही बना रहा है कि अमेरिका ही लेबोरेटरी स्टेट है, हम करके दिखाते हैं फिजिकली जो चीज़ हम दूसरों के माध्यम से करवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से उस एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है, वो भी एक तरह का लेबोरेटरी स्टेट ही बना रहा है अब अमेरिका को। दूसरा लॉजिक ये था कि अमेरिका लेबोरेटरी स्टेट नहीं होगा, अमेरिका डीप स्टेट होगा, या डीप डेप्थ में स्टेट लॉजिक को पकड़े स्पेशली आफ्टर रखेगा। वर्ल्ड वॉर 2। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही की बात हो जी रही है। जी जी। और इजराइल उसका वो होगा, स्टेज होगा, लेबोरेटरी स्टेज होगा। जी। और 7 अक्टूबर के बाद करीब करीब वही चीज़ हुई। तो ये एक लॉजिक मुझे लगता है कि जो फ्रंटियर स्टेट का लॉजिक है उसको सिर्फ कल्चरली नहीं, स्टेट के टर्म्स में भी हमें देखना चाहिए। स्टेट का जो पूरा वायलेंस का सवाल है उसके टर्म्स में भी देखना चाहिए।